गुजरात बीजेपी में गुटबाजी की खबरें जोर पकड़ रही हैं। कुछ बीजेपी नेता खुद इस्तीफा दे रहे हैं तो कुछ से इस्तीफा लिया जा रहा है। इन सब बातों ने गुजरात बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले सीआर पाटिल की मुश्किलें बढ़ा दी। गुजरात बीजेपी में गुटबाजी की खबरें जोर पकड़ रही हैं। कुछ बीजेपी नेता खुद इस्तीफा दे रहे हैं तो कुछ से इस्तीफा लिया जा रहा है। इन सब बातों ने गुजरात बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले सीआर पाटिल की मुश्किलें बढ़ा दी। क्या गुजरात बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल है? क्या गुजरात बीजेपी में अंदरूनी कलह बढ़ गई है? गुजरात बीजेपी में कब थमेगा इस्तीफों का दौर? नेता खुद दे रहे या आला कमान ले रही इस्तीफा? इन तमाम सवालों ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल टेंशन में हैं, क्योंकि एक तरफ उन पर 2024 के रण में पार्टी के परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ पार्टी की अंदरूनी कलह भी उन्हें परेशान कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही सीआर पाटिल के गढ़ डांग में बीजेपी के जिलाध्यक्ष दशरथ पवार ने इस्तीफा देकर सबको हिला दिया था। उनका इस्तीफा होते ही बीजेपी के 13 बड़े पदाधिकारियों ने एक के बाद एक पार्टी छोड़ दी थी। अब छोटा उदयपुर जिले में बीजेपी के सालों पुराने साथी और आदिवासी नेता जशु राठवा का इस्तीफा हो गया है। हालांकि आज तक संवाददाता नरेंद्र पेपरवाला से बात करते हुए जशु राठवा दावा कर रहे हैं कि उनसे इस्तीफा मांगा गया है, जिसका कारण वो खुद नहीं जानते। હવે આપે રાજીનામું બધા પદ પરથી આપ્યું છે, એનું કારણ કઈ ખાસ? કારણ તો કોઈ ખાસ છે નહીં, પણ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જિલ્લા પ્રમુખને જાણ કરી અને જિલ્લા પ્રમુખે મને ટેલિફોનિક મને અને તાલુકા ભાજપે મને ટેલિફોનિક કીધું કે તમારે રાજીનામું આપવાનું છે, પ્રદેશ પ્રમુખશ્રીની સૂચના છે એટલે આપી દીધું. હા, એટલે તમામ હોદ્દા પરથી રાજીનામું? હા, એ તો હવે જે સ્વીકારવું હોય કે મારે તો બધા હોદ્દા હું 2022 પણ રાજીનામું માંગ્યું હતું, તે આપ્યું તે નતું મંજૂર કર્યું. અને પાછું ગઈકાલે મારી પાસે માંગ્યું, એ પણ મેં આપ્યું છે લખીને. હવે જે મંજૂર કરે આપણે કયા કારણસર આમ રાજીનામું આપવામાં માંગવામાં આવ્યું? એકચ્યુઅલી મને તો કોઈ ખબર નથી. હા, એકચ્યુઅલી મને કોઈ ખબર નહીં, પણ મને પ્રદેશનો આદેશ થાય અને જિલ્લાનો આદેશ। ऐसे में सवाल उठता है कि गुजरात बीजेपी के चाणक्य सीआर पाटिल के दिमाग में क्या चल रहा है? किन कारणों के चलते बीजेपी के नेता या तो इस्तीफा दे रहे हैं या उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है? 2024 से पहले ये सारे सवाल सीआर पाटिल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब देखना होगा कि गुजरात बीजेपी अपनी अंदरूनी गुटबाजी का तोड़ कैसे और कब तक निकाल पाती है। छोटा उदयपुर से नरेंद्र पेपरवाला और डांग से रौनक जानी के साथ आज तक। गुजरात सरकार ने मोरबी पुल त्रासदी में जान गंवाने वाले 135 लोगों को न्याय देने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। गुजरात सरकार ने उस मोरबी नगर पालिका को भंग कर दिया जिसमें सारे पार्षद बीजेपी के थे। इस रिपोर्ट में देखिए मोरबी नगर पालिका की किन गलतियों के कारण पुल हादसा हुआ था। मोरबी में हुए पुल हादसे के 5 महीने बाद गुजरात सरकार नींद से जागी और उस मोरबी नगर पालिका को भंग कर दिया जिसमें बीजेपी का ही शासन था। सभी 52 पार्षद बीजेपी के ही थे। गुजरात सरकार का ये फैसला मोरबी पुल त्रासदी में जान गंवाने वाले 135 लोगों को एक सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पर देखा जा रहा है। गुजरात सरकार के इस बड़े फैसले की खबर डीएम ऑफिस से आई। मोरबी के जिला अधिकारी जीटी पंड्या ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मोरबी नगरपालिका को भंग कर दिया है। वहीं राज्य सरकार ने अपने इस बड़े एक्शन के पीछे की वजह विस्तार से समझाई। गुजरात सरकार के मुताबिक ओरेवा ग्रुप ने 2018 से 2020 के बीच नगरपालिका को कई पत्र लिखे थे। इन पत्रों के जरिए चेतावनी दी गई थी कि पुल की हालत जर्जर है। अगर पुल जनता के लिए खुला रहा तो गंभीर दुर्घटना हो सकती है। लेकिन नगरपालिका ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद 2017 में कंपनी से पुल लेने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।
मतलब मोरबी हादसे के जितनी गुनहगार पुल के रखरखाव का ख्याल रखने वाली ओरेवा कंपनी है, उतनी ही गुनहगार मोरबी नगर पालिका भी है। और इसी लापरवाही को देखते हुए गुजरात सरकार ने मोरबी नगर पालिका को 18 जनवरी को कारण बताओ नोटिस भेजा था और पूछा था कि पुल से जुड़े अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल होने के कारण क्यों न उसे भंग कर दिया जाए। हालांकि मोरबी नगरपालिका अपने ऊपर लगे आरोपों से हर बार पल्ला झाड़ती रही। सरकार की तरफ से जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए नगरपालिका ने खुद को निर्दोष बताया और कहा, हमने कभी भी ओरेवा कंपनी को पुल सौंपने की मंजूरी नहीं दी थी। वहीं नगरपालिका के 52 में से 41 पार्षदों ने एक अलग जवाब दिया। 41 पार्षदों का कहना है कि उन्हें इस समझौते के बारे में पता ही नहीं था, जिसके तहत ओरेवा समूह को पुल का ठेका सौंपा गया। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि तो फिर वो कौन से बीजेपी पार्षद थे जो ओरेवा ग्रुप पर ज्यादा ही मेहरबान थे। खैर, ये सब जांच का विषय है, लेकिन खुद को पाक साफ बताने वाले पार्षदों पर ये मुहावरे फिट बैठते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मोरबी से राजेश अंबालिया के साथ आज तक। गुजरात हाईकोर्ट ने अधिकारियों की तरफ से बंद की गई मांस की दुकानों, बूचड़खानों के मालिकों की उन याचिकाओं को रद्द कर दिया जिसमें इन्हें फिर से खोलने का आग्रह किया गया था। अदालत ने कहा, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता सार्वजनिक स्वास्थ्य मापदंडों से ऊपर नहीं हो सकती। दरअसल दुकान के मालिकों ने दुकानें बंद किए जाने को अवैध बताते हुए इन्हें दोबारा खोलने की अनुमति मांगी थी। पीएम मोदी और गौतम अडानी के रिश्तों पर प्रश्न उठाने वाली कांग्रेस ने अब अडानी को देशद्रोही बताया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया। अडानी के चीन से रिश्तों पर बड़ा खुलासा करने का दावा किया। अब तक पीएम मोदी और गुजराती बिजनेसमैन गौतम अडानी के रिश्तों पर दाग लगाने वाली कांग्रेस पार्टी ने अब अडानी का रिश्ता चीन के साथ जोड़ दिया है। कांग्रेस ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर गौतम अडानी को चीन का हितैषी बताते हुए उन्हें देशद्रोही करार दिया है। आप भी देखिए ये वीडियो। अडानी और चीन का संबंध बहुत गहरा है। असलियत सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक चीनी कंपनी है, इसका नाम पीएमसी है। पीएमसी कंपनी के मालिक मॉरिस चोंग है। मॉरिस चोंग चुंग लिंग के बेटे हैं। अब यह चोंग चुंग लिंग कौन है? चोंग चुंग लिंग गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के परम मित्र हैं और उनके बिजनेस पार्टनर हैं। चोंग चुंग लिंग और विनोद अडानी 2005 में सिंगापुर में एक साथ एक ही पते पर रहते थे। चीनी कंपनी पीएमसी का ऑफिस अडानी की कंपनी के पते पर ही रजिस्टर्ड है। चीनी कंपनी पीएमसी ने साल 2006 और 2012 के बीच इनकम टैक्स रिटर्न में अडानी ग्रुप का ईमेल इस्तेमाल किया। एक चीनी कंपनी, एक चीनी नागरिक अडानी के साथ मिलकर देश के जरूरी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। यह हिंदुस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। अडानी दुश्मन देश के साथ मिलकर जो कर रहे हैं वह देशद्रोह है। तो कांग्रेस पार्टी की नजर में गौतम अडानी देशद्रोही हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी और गौतम अडानी को एक दूसरे का घनिष्ठ सहयोगी बताते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या राहुल और कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि पीएम मोदी देशद्रोहियों का साथ देते हैं? आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद की साबरमती जेल से निकलने के बाद अतीक अहमद ने एक बार नहीं बल्कि कई बार मीडिया के प्रश्नों के उत्तर दिए। उसने हर बार ये दिखाने का प्रयास किया कि वो डरा हुआ है। अतीक कह रहा है कि सरकार ने उसे मिट्टी में मिला दिया और अब उसे रगड़ा जा रहा है। उधर उमेश पाल के परिवार वाले कह रहे हैं कि अभी अतीक का मिट्टी में मिलना बाकी है। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया। मट्टी में मिला पाए। भले ही उमेश पाल के परिवार की मांग अतीक को सही मायने में मिट्टी में मिलाने की हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, माफिया खौफ में है और उसकी माफियागिरी मिट्टी में मिल चुकी है। अब उसे अपने परिवार के सिर पर मंडरा रहा खतरा भी नजर आने लगा है।
उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी ने झांसी में आज तक के रिपोर्टर से क्या कहा, सुनिए। अतीक अशरफ को बरेली जेल से ला जा रहे, क्या कहेंगे? अशरफ को ला रहे हैं, अशरफ को अभी अशरफ भी साथ में आ रहे हैं। ला रहे होंगे। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। झांसी से पहले शिवपुरी में भी अतीक खौफ में जरूर दिखा, लेकिन उसकी जुबान ने साबित किया कि उसका दिमाग अब भी दांव पेच का कॉकटेल बना रहा है। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए। अतीक को जब से यूपी पुलिस साबरमती जेल से लेकर निकली है, तब से वो बार बार अपनी जान का खतरा दिखा रहा है। जेल से निकलते ही उसने यूपी पुलिस की नीयत पर सवाल उठाए, फिर शिवपुरी पहुंचकर मीडिया का शुक्रिया अदा किया। क्या करेंगे? दोबारा से ले जा रहे हैं? ये ले जा रहे हैं, इनकी नीयत सही नहीं है। ये खाली परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो उमेश पाल के हत्या के मामले में लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। कानून से डर लग रहा है आपको? आप लोगों की वजह से हिफाजत है। वरना क्या हो जाता के साथ अतीक? दिलचस्प ये है कि एक तरफ अतीक डरा हुआ भी दिख रहा है, तो दूसरी ओर अपनी खुद को, पत्नी और बेटे को बचाने की पूरी कोशिश भी करता दिख रहा है। पहले सुनिए असद के सवाल पर क्या कहा उसने। असद कहाँ है? असद कहाँ है? असद कहाँ है? मैं क्या जानूं, मैं जेल में हूँ। अब सुनिए शाइस्ता नूरी को लेकर सवाल पर अतीक का जवाब। शाइस्ता ने फोन किया था आपको जेल में, बताया था पूरे कांड के बारे में? अरे वो निर्दोष घरेलू महिला है, उसको आप लोग क्यों बचेंगे? और अब सुनिए उसने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में अपनी भूमिका पर क्या जवाब दिया। जेल से प्लानिंग करी अतीक? प्लानिंग में शामिल थे क्या? नहीं, कोई जेल से प्लानिंग नहीं कर सकता। अतीक के भय, खौफ और दहशत से जुड़े तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वो वाकई डरा हुआ है या फिर डरने का नाटक कर रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप जरा उसके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज पर भी गौर कीजिए। झांसी में जब आज तक ने उससे सवाल पूछे तो वो गाड़ी के अंदर बैठा चुपचाप सवाल सुनता रहा, फिर अचानक गाड़ी की खिड़की के पास आया। वहाँ बैठे पुलिस वालों से बेखौफ उसने आज तक के कैमरे की ओर देखा और फिर नीचे खड़े समर्थ के माइक की ओर देखा। जब उसे तसल्ली हो गई कि कैमरा और रिपोर्टर दोनों आज तक के हैं, तो उसने जवाब देना शुरू किया और वही कहा जो उसने पहले से तय कर रखा था। अतीक अशरफ को बरेली जेल से ला जा रहे, क्या कहेंगे? अशरफ को ला रहे हैं, अशरफ को अभी अशरफ भी साथ में आ रहे हैं। ला रहे होंगे। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। एक तरफ अतीक का खौफ और दहशत वाला दाव है, तो दूसरी ओर रमेश पाल के परिवार की तरफ से इंसाफ की मांग। मेरे हाथ में तो न बंदूक है न बम है कि मैं अपना बदला निकाल लूं। जो करेंगे, जो शासन प्रशासन कर रही है, बस मेरा यही कहना है कि मेरे बेटे के कातिल मारे जाएं, पकड़े जाएं या ना पकड़े जाएं। उनको जब भी मिले, जो भी शासन प्रशासन ढूंढवा रही है, उनको मिलते तुरंत एनकाउंटर कर दें। उधर सरकार कह रही है कि गुनाह का पूरा हिसाब होगा। सरकार की नीयत पर शक है, उससे लग रहा है बार बार इस बात को दिख रहा है कि पुलिस हमारे को लेकर पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ कानून के तहत पैरवी कर रही है। एक एक अपराधी को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 16 दिनों में दूसरी बार है जब अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। पहले मामला उमेश पाल के अपहरण का था, अब अतीक से उमेश पाल की हत्या के मामले में पूछताछ होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल जो यूपी पुलिस पर बना हुआ है वो ये कि आखिर बाकी के शार्प शूटर्स, आखिर इनामी बदमाश अतीक का बेटा असद, पत्नी शाइस्ता कब गिरफ्तार होंगे। झांसी से समर श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज आज तक। गर्मी लगातार बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है। गुजरात में गर्मी का क्या हाल है ये तो हम बताएंगे ही, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इससे बचाव के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए।
दिल्ली समेत पूरे उत्तर और पूर्वी भारत में अब सूरज की तपिश बढ़ने लगी है। तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी में इजाफा हो रहा है। माना जा रहा है कि अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में धूप के तीखे तेवरों के चलते गर्मी और बढ़ सकती है। मौसम विभाग की माने तो अप्रैल के मध्य से जून तक अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर ही रह सकता है। दिल्ली में आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली में मंगलवार को तापमान 38.6 डिग्री दर्ज किया गया। मंगलवार को दिल्ली में पारा साल के अब तक के उच्चतम स्तर पर रहा। तो आज भी तापमान 34 डिग्री के आसपास बना हुआ है और मौसम विभाग ने ये साफ कर दिया है कि यहाँ से अब आगे दिल्ली वालों को गर्मी और धूप का ही सामना करना होगा। इस पूरे हफ्ते की हम बात करें तो इस पूरे हफ्ते में तापमान 38 डिग्री तक जा सकता है और अप्रैल और जून के बीच में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। गर्मी का साफ असर पश्चिमी भारत में भी दिखने लगा है। गुजरात के सूरत में तो गर्मी के चलते सड़क ही पिघल गई। सूरत के अडाजन इलाके के जिलानी ब्रिज के पास सड़क का डामर पिघल गया। सूरत में अभी तापमान 35 से 36 के आसपास है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए सेहत से जुड़ी सावधानी जरूरी है। इस दौरान खूब पानी पीना चाहिए। पानी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। जूस भी फायदेमंद होता है। मौसमी फल और सब्जियों का सेवन करें। बार बार चाय कॉफी पीने से बचें। हल्के और ढीले ढाले कपड़े पहनें। धूप में निकलने पर छाते का इस्तेमाल करें। सिर को ढक कर रखें। गर्म हवा से आंखों के बचाव के लिए चश्मा पहनें। ये बहुत जरूरी है कि हम जब बाहर जाते हैं तो कटे हुए फल, खुला हुआ सामान ये ना खाएं, क्योंकि इस समय इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जैसे डायबिटिक पेशेंट हो गए, एल्डरली हो गए, हार्ट के पेशेंट हो गए, क्योंकि इनमें डिहाइड्रेशन के कारण उनके स्वास्थ्य को क्षति होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए गुजारिश है कि गर्मियों में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखें। अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में तपिश और बढ़ेगी, लिहाजा जरूरी है कि आप सावधानी बरतें ताकि चढ़ता पारा आपको परेशान न करे और आप स्वस्थ रहें। गर्मी के साथ साथ तापमान बढ़ने के साथ साथ जो AQI है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मतलब हवा भी प्रदूषित होती हुई दिखाई पड़ रही है। आने वाले दिन इसी तरह गर्मी भरे होंगे, प्रदूषित होंगे। ऐसे में अगर आप गर्मी में धूप में घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ वो सारा सामान लेकर ज़रूर निकलें जिससे आपको गर्मी लगने पर राहत महसूस हो। अपने साथ पानी की बोतल रखें और दूसरे इंतज़ाम करके ही अपने घर से बाहर निकलें।